हेलो एवरीवन। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल तारिसा एकेडमी पर। आज से इस चैनल पर एक नए सेशन की शुरुआत होने जा रहा है जो स्पेशली नीट के एस्पिरेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। इस सेशन में हम एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए 11th और 12th क्लास की कंप्लीट सिलेबस को इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स के साथ कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दिस इज अबाउट मी, Tarun Kumar, MSc Geology, CSIR NET qualified and 7 years of teaching experience in different institute of Delhi. Okay? Now, देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। हम इस चैप्टर में एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स को किस प्रकार से नन कॉर्डाटा और कॉर्डाटा में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इज द बैकबोन ऑफ आवर बॉडी, दैट इज जिसे वर्टिब्रा कॉलम भी बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जहां पे नोटोकॉर्ड नहीं होगा इसे नन कॉर्डेट्स बोला जाता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है जिन्हें कॉर्डाटा भी बोला जाता है। नन कॉर्डेट्स को आप इनवर्टिब्रेट्स भी बोल सकते हैं और कॉर्डेट्स को आप वर्टिब्रेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नन कॉर्डाटा में आपके आ जाते हैं सबसे पहले पॉरीफेरा, सिलिंट्राटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्क्लेमेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा एंड हेमिकॉर्डाटा। These are the phylums which are present inside the non-chordata. Non-chordata के अंदर हमें ये सारे फाइलम्स के बारे में डिटेल्स में हमें पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। अब देखिए, कॉर्डेट्स को आप ऑन द बेसिस ऑफ वेयर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड बॉडी के कौन से रीजन पे प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पे कॉर्डेट्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रा। यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड टेल रीजन में मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिज्म के टेल रीजन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूरोकॉर्डेट्स बोला जाता है। सेफेलोकॉर्डेट्स ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे हेड टू टेल रीजन में आपके नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड के जगह पे आपके वर्टिब्रा कॉलम होते हैं। अब देखिए, नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रा कॉलम में डिफरेंस क्या है? नोटोकॉर्ड एंड वर्टिब्रा कॉलम में डिफरेंस क्या है? नोटोकॉर्ड इज द इनिशियल स्टेज ऑफ वर्टिब्रा कॉलम। आप ऐसे बोल सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले नोटोकॉर्ड बनता है, देन आफ्टर ग्रोथ वो वर्टिब्रा कॉलम में डिवाइड कर जाता है। तो यूरोकॉर्डेट्स में टेल रीजन में मौजूद थे नोटोकॉर्ड्स, सेफेलोकॉर्डेट्स में हेड टू टेल रीजन में मौजूद है, बट दैट इज नोटोकॉर्ड नॉट वर्टिब्रा कॉलम। लेकिन वर्टिब्रा में वर्टिब्रा कॉलम मौजूद होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ जॉ के आधार पे वर्टिब्रा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को ए नैथोस्टोम्स एंड दूसरे को नैथोस्टोम्स बोला जाता है। ए नैथोस्टोम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जिनमें जॉ यानी जबड़ा वो मौजूद नहीं है, और नैथोस्टोम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जॉ मौजूद है। अगेन नैथोस्टोम्स को ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटिव स्ट्रक्चर के आधार पे, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर यानी कि कौन से ऑर्गेन के द्वारा उनके बॉडी में मूवमेंट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट नैथोस्टोम्स को दो पार्ट से डिवाइड किया गया है। एक को बोला जाता है पाइसेस और दूसरा टेट्रोपोडा। पाइसेस में आ जाते हैं लोकोमोटिव ऑर्गेनेल्स, फिन्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें लोकोमोशन फिन्स के द्वारा होता है। फिन्स यानी कि पंख के द्वारा। ठीक है, जैसे कि फिशेस वगैरह में होते हैं। ओके, एंड टेट्रापोडा में लिम्स मौजूद हो जाते हैं। लिम्स यानी कि हाथ और पैर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नैथोस्टोम्स को पाइसेस एंड टेट्रापोडा में डिवाइड किया गया है। अब अगेन पाइसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज बोनी फिश, ऐसे फिश जो
बोन के बने हुए होते हैं, ठीक है। जैसे में एग्जांपल्स में आपके आ जाएंगे रोहू, कतला और जितने भी मछली जो खाने वाले होते हैं मैक्सिमम, वो आपके बोनी फिश होते हैं। एंड कार्टिलेजिनियस फिश में आ जाते हैं आपके सार्क, ठीक है, सार्क वगैरह, डॉग फिश वगैरह, ये हमारे कार्टिलेजिनियस फिश में आ जाते हैं। अंडरस्टैंड, ठीक है। पाइसेस, बोनी फिश एंड कार्टिलेजिनियस फिश। टेट्रापोडा को हम 4 प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। एक को एम्फीबिया बोला जाता है। एम्फीबिया यानी कि ऐसे जीव जो जमीन और पानी दोनों पे रहते हैं। एग्जांपल्स में आपके फ्रॉग हो जाते हैं, ठीक है। देन आफ्टर रिप्टाइलिया, जिन्हें सरीसृप बोला जाता है। रिप्टाइलिया रेंगने वाले जीव होते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स में स्नेक्स वगैरह आ जाते हैं। देन आफ्टर एब्स, एब्स उड़ने वाले पंछी को एब्स में काउंट किया गया है। जितने भी बर्ड्स हैं जो फ्लाई कर सकते हैं, जो उड़ सकते हैं, उन्हें एब्स में काउंट करते हैं। एंड आखिरी में मैमल्स। मैमल्स ऐसे प्राणी होते हैं जो स्तनधारी होते हैं, ठीक है, जो विविपेरस होते हैं, जो बच्चे जन्म दे सकते हैं या फिर जिनमें ब्रेस्ट से यंग वंस को फीड कराया जा सकता है, ठीक है, दैट इज स्तनधारी प्राणी। ओके, तो these are the classification of animals on the basis of presence of notochord। हम बारी बारी से सभी फाइलम्स के बारे में एक एक करके डिटेल में अभी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनिमल किंगडम्स। एनिमल किंगडम को पढ़ने से पहले हम लोग एनिमल किंगडम के वेरियस फीचर्स के बारे में जान लें। एनिमल किंगडम के वेरियस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं। उनमें से सबसे पहला है आपका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब देखिए, प्लांट में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। प्लांट अपना खाना फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाता है। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया जाता है, जमीन से पानी लिया जाता है और दोनों कंबाइन करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये आपके भोजन बनते हैं, C6H12O6, और फाइनली आपको ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। तो प्लांट्स में इस तरह से खाना बनते हैं, ओके। बट इन एनिमल्स, एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे पौधे या फिर कह ले दूसरे जानवर पे आश्रित होते हैं भोजन के लिए, ठीक है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अनदर एनिमल्स फॉर फूड। अब इनमें फीडिंग मैकेनिज्म तीन तरह से होता है। एक को हर्बीवोर्स बोला जाता है, ठीक है। दूसरा कार्निवोर्स और तीसरा ओमनिवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। ऐसे एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स, जो प्लांट्स पे भोजन के लिए आश्रित होते हैं, इन्हें हर्बीवोर्स बोला जाता है। एग्जांपल्स में आ जाएंगे काउ, गोट, डियर, इटीसी, ठीक है। कार्निवोर्स ऐसे जीव जो फ्लैश ईटर होते हैं, मांस खाते हैं, जिन्हें मांसाहार बोलते हैं। एग्जांपल्स में आपके आ जाएंगे टाइगर, लायन, एटीसी, ठीक है। ओमनिवोर्स ऐसे प्राणी होते हैं जो प्लांट एज वेल एज फ्लैश ईटर होते हैं, प्लांट भी खाते हैं और मांसाहार भी होते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएंगे आपके डॉग, ह्यूमंस, ये सारे ओमनिवोर्स हैं। दीज आर द मोड ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ओके, जो एनिमल्स में विभिन्न प्रकार से होते हैं। सेकेंड वन इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक प्रकार का न्यूट्रिशन है जिसमें फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन कहने का मतलब जैसे कि हम हाथ से भोजन को पकड़ के अपने मुंह के अंदर डालते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को इंजेशन बोला जाता है, ओके। फिर यह भोजन में मौजूद माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे
बॉडी के डाइजेस्टिव ऑर्गन की मदद से यह ब्रेक डाउन होता है। इस मेथड को डाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स की मदद से हमारे बॉडी में भोजन ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, वो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। तो इस प्रक्रिया को डाइजेशन बोला जाता है। ओके, अब भोजन बॉडी में पूरी तरह से डाइजेस्ट होने के बाद यह हमारे ब्लड के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट अंगों तक, डिफरेंट डिफरेंट सेल तक पहुंचाया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ओके, और फाइनली यह भोजन सेल में पहुंच के फिर ये एनर्जी रिलीज करने का काम करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ओके, और फाइनली बचे हुए जो भोजन होते हैं वो आपके बॉडी में फीकल मैटर या फिर मल के तौर पे बाहर निकल जाता है। दिस मैटर इज कॉल्ड इजेशन। तो ये एक कंप्लीट मैकेनिज्म है जो आपके बॉडी में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, ये आपके अमीबा के केस में भी होते हैं। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट हैव इर्रेगुलर शेप और इनमें एक न्यूक्लियस होता है। इनमें क्या होता है, देखिए, जैसे कि ये अमीबा है। ठीक है, जब कोई फूड पार्टिकल अमीबा के नजदीक आता है तो वो इसे इनगल्फ करने की कोशिश करता है। ठीक है, वो इनगल्फ करने की कोशिश करता है। अमीबा जो है उसे इनगल्फ करने की कोशिश करता है। इनगल्फ करने के बाद जो है अमीबा के अंदर ये फूड चला गया और इस फूड पे अमीबा में जो एंजाइम्स मौजूद होंगे वो एक्ट करना शुरू कर देगा। एक्ट करने के बाद फिर फाइनली इसमें से जो न्यूट्रिएंट है वो ब्रेक डाउन होंगे और ब्रेक डाउन होने के बाद इसमें एब्जॉर्प्शन होगा बॉडी में। एब्जॉर्प्शन के बाद ग्रोथ होगा बॉडी का और फाइनली जो अनडाइजेस्टेड मैटर है वो इस तरह से जो है आपको इस तरह से ब्रेक डाउन होकर बाहर निकल जाएगा। ये कंप्लीट मैकेनिज्म अमीबा में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, डिटेल में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, खैर, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, एनिमल किंगडम का। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ मल्टीसेलुलरिटी इज आल्सो एन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल किंगडम। बहुत सारे जीव जो होते हैं वो आपको या तो एक सेल के बने हुए होते हैं या फिर बहुत सारे सेल के मिलने से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे सेल के जो बने हुए होते हैं ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये आपके एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, फोर्थ वन इज यूकैरियोट्स। ठीक है, अब देखिए यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स होता क्या है। प्रोकैरियोट्स, प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसे सेल जिनमें न्यूक्लियस जो है, सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, ये न्यूक्लियस जो है वो आपको पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या फिर प्रोकैरियोटिक सेल जिसे बोलते हैं। इनमें न्यूक्लियस जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं होगा और इनमें सेल ऑर्गेनल भी मौजूद नहीं होता है। सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी मौजूद नहीं होता है। ऐसे सेल को प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। वाइल यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल को बोलते हैं जिनमें न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप्ड होते हैं, जो न्यूक्लियर इन्वेलप जिसे बोलते हैं या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए, डीएनए, क्रोमोसोम्स वगैरह, और इनमें सेल ऑर्गेनल्स भी मौजूद होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सब सारे जो है सेल ऑर्गेनल्स हैं। ये आपके यूकैरियोटिक सेल में पूरी तरह से डेवलप्ड होते हैं और मौजूद होते हैं। ऐसे सेल को यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो एनिमल किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, अनलाइक प्लांट, एनिमल सेल डू नॉट हैव एनी सेल वॉल। प्लांट की तरह एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट्स में आपको पता होगा, प्लांट्स में एक आउटर कवरिंग सेल के ऊपर होता है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड सेल वॉल। ठीक है, बट इन एनिमल सेल ये सेल वॉल नहीं होता है। यहाँ पे ऊपर में एक लेयर होते हैं, दैट लेयर इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर इसे आप सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। ठीक है,
दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. ओके, नेक्स्ट, ग्रोथ. एनिमल्स शो रेगुलर ग्रोथ इन देयर लाइफ साइकिल. एनिमल्स में जो है आपके जीवन काल में रेगुलर इंटरवल पे ग्रोथ देखने को मिलेगा. ठीक है, आज से 20 साल पहले कोई ऑर्गेनिज्म इतना छोटा था, ठीक है, आज इतना बड़ा होगा, कल और ये बड़ा होगा. तो इस तरह से ग्रोथ आपको होता है, ठीक है, देखने को मिलता है. ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है एनिमल किंगडम का. इनमें रेगुलर इंटरवल पे ग्रोथ होता रहता है. ठीक है, बर्थ से लेकर डेथ तक, बर्थ से डेथ तक इनमें रेगुलर ग्रोथ होता रहता है. सिक्स्थ वन इज लोकोमोशन. अब इनमें जो है लोकोमोशन भी होता है. फॉर व्हाट? लोकोमोशन फॉर सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश के लिए. लोकोमोशन फॉर शेल्टर, आवास के लिए. लोकोमोशन फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए लोकोमोशन होता है. और फाइनली लोकोमोशन फॉर मेट्स, ठीक है, मेटिंग के लिए लोकोमोशन भी होता है. तो दीज आर द टाइप्स फॉर विच लोकोमोशन डन इन एन ऑर्गेनिज्म, डन इन एनिमल्स. ठीक है, एनिमल्स में इस प्रकार से लोकोमोशन होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जानवर इन सभी चीजों के लिए मूव करते हैं. ओके, नाउ रिप्रोडक्शन. देखिए, एनिमल्स के केस में दो तरह से रिप्रोडक्शन होता है. ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है. ठीक है, एनिमल्स में ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है यंग वन को प्रोड्यूस करने के लिए. ओके, नेक्स्ट वन इज नर्वस एंड सेंसरी कंट्रोल. ठीक है, अब देखिए, बॉडी में जितने भी सिस्टम है, ठीक है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हुए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ, इंडोक्राइन सिस्टम हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, बॉडी में जितने भी सिस्टम है, ये सारे सिस्टम को रेगुलेट करने का काम, कंट्रोल करने का काम किसका होता है? तो नर्वस सिस्टम का होता है. तो यहां पे वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है दैट कंट्रोल ऑल अदर सिस्टम इन द बॉडी, एंड सेंसरी सिस्टम make an organism aware of all the changes in the environment. सेंसरी सिस्टम भी होते हैं जो हमारे एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में जिस प्रकार से चेंज होता है उसके लिए अवेयर करने के लिए सेंसरी सिस्टम भी होता है. ठीक है, तो नर्वस सिस्टम बॉडी के सारे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है. दैट्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल किंगडम्स we have studied yet. Now, basis of classification. क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? ठीक है, किस आधार पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं? तो उनमें से सबसे पहला आधार है हैबिटेट. ठीक है, हैबिटेट को आप हिंदी में आवास बोला जाता है. ठीक है, आवास, कौन से जीव कहां रहते हैं, दैट इज कॉल्ड हैबिटेट. तो देखिए, सबसे पहला है आपका एक्वेटिक हैबिटेट. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट. अब पानी में कुछ जीव सतह पे पाए जाते हैं जिन्हें प्लैंकटन बोला जाता है, जू प्लैंकटन. ठीक है, जू प्लैंकटन पानी के सतह पे जो मौजूद होते हैं, सरफेस पे, दैट इज कॉल्ड जू प्लैंकटन. ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं, फ्रीली तैरते रहते हैं. इनमें एग्जाम्पल्स आपके बहुत हैं, जिसमें कॉमन एग्जाम्पल है डाफनिया का. देन आफ्टर दूसरा होता है नेक्टन्स होता है. ये पानी के बीचों बीच तैरता हुआ, पानी के बीचों बीच ये ऑर्गेनिज्म तैरते हुए दिखते हैं. ठीक है, जिनमें फिशेस वगैरह आ जाते हैं, स्क्विड है, ऑक्टोपस है, ये आपको पानी के बीचों बीच तैरते हुए नजर आएंगे, ना ऊपर ना नीचे. ठीक है, नाउ थर्ड वन इज बेंथिक. बेंथिक जो होते हैं ये वाटर लेवल के सतह पे जो है ना आपको पाए जाता है. ठीक है, एग्जाम्पल में स्टारफिश, ये सबसे निचले हिस्से पे, पानी के सबसे निचले हिस्से में, सतह पे आप कह सकते हैं, ये एनिमल्स पाए जाते हैं. एग्जाम्पल्स में क्रैब हो गया, फिश, स्टारफिश हो गया, और बहुत सारे एनिमल्स हैं. ठीक है, तो दीज आर द एक्वेटिक मोड ऑफ हैबिटेट. ठीक है, ऑर्गेनिज्म के, एनिमल्स के एक्वेटिक मोड ऑफ हैबिटेट्स हैं. नाउ टेरेस्टेरियल मोड ऑफ हैबिटेट. टेरेस्टेरियल मोड ऑफ हैबिटेट में देखेंगे
कैसे जानवर जो है लैंड पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रहते हैं। इनमें सबसे पहला है आपका फोसोरियल। फोसोरियल बोरोइंग एनिमल्स को बोला जाता है, ऐसे जीव जो जमीन खोद के उसके अंदर में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड फोसोरियल एनिमल्स, बोरोइंग एनिमल्स। एग्जांपल में आपके अर्थवर्म हो गए। सेकेंड वन इज कर्सोरियल एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो आपको तेज दौड़ने वाले होते हैं, जैसे कि एग्जांपल में डियर हो गया, हॉर्स हो गया, ये सब तेज भागने वाले एनिमल्स हैं। ऐसे एनिमल्स को कर्सोरियल एनिमल्स बोला जाता है। देन आफ्टर सेंसोरियल एनिमल्स, ऐसे जीव, ऐसे जानवर जो दीवार पे रेंगते हुए नजर आते हैं। आपको घर में देखते होंगे आप लोग, छिपकली जो होते हैं, लिजार्ड्स, ये आपके दीवार पे रेंगते हुए नजर आएंगे, दैट इज कॉल्ड सेंसोरियल एनिमल्स। देन आर्बोरियल एनिमल्स, ऐसे जानवर जो पेड़ पे मौजूद होते हैं, जैसे कि मंकी वगैरह हो गया, दैट इज कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स। और फाइनली लास्ट में एरियल एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो स्काई में उड़ता हुआ नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड बर्ड्स वगैरह, ये सब जो है आपके एरियल एनिमल्स बोला जाता है। ठीक है, ऑल आर द मोड ऑफ टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ हैबिटेट। ओके, चलिए नेक्स्ट। नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल के बने हुए होते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल मिलके हमारे बॉडी में टिश्यू का निर्माण करता है, तो ऐसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलके बॉडी में ऑर्गन का निर्माण करता है, ठीक है, ऑर्गन, और इन्हें हम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। फिर बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है, ठीक है, ऐसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे जो है ऑर्गन सिस्टम है। तो ये सारे जब मौजूद होंगे बॉडी में तो इन्हें ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये कहां होता है? दे आर मल्टीसेलुलर। यहां पे डिवीजन ऑफ लेबर जो है अक्कर अमॉन्ग द सेल्स, सेल्स के बीच में जो है, मल्टीसेलुलर बहुत सारे सेल के बने हुए होते हैं और सारे सेल में का अपना अपना अलग अलग काम होता है, ठीक है, तो इसे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेल का ही सेपरेट फंक्शन है, सेल का ही सेपरेट काम है। ओके, इनमें एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, अंडरस्टैंड। ये कहां होते हैं? तो आपके पॉरीफेरा, जो मैंने नन कॉर्डाटा में सबसे पहला फाइलम बताया था आपको, पॉरीफेरा, इस पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, अंडरस्टैंड। नाउ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यहां क्या मौजूद होंगे? यहां पे बॉडी में बहुत सारे सिमिलर लेवल ऑफ सेल्स जुड़ के एक टिश्यू का निर्माण करता है, ठीक है। सेल परफॉर्म द सेम फंक्शन और स्ट्रक्चर एंड आर अरेंज्ड टू फॉर्म टिश्यू, ठीक है। सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल एक ही तरह के वर्क करेंगे, एक ही तरह के फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, तो दैट्स इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके एग्जांपल्स आपके सेलेंट्राटा एंड टिनोफोरा, जो आप फर्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे किस तरह से इनवर्टिब्रेट्स को क्लासिफाई किया गया है, नॉन कॉर्डेट को क्लासिफाई किया गया है, उसमें सेलेंट्राटा और टिनोफोरा, तो इन दोनों में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, इसे याद कर लें। नाउ मैंने बताया ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे टिश्यू जो है मिलके वो आपको ऑर्गन का निर्माण करता है, तो बहुत सारे जीवों में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन टिश्यू टू फॉर्म ऑर्गन, बहुत सारे टिश्यू के बीच में एक तरह का कोऑर्डिनेशन होता है और बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन का निर्माण करते हैं, ऐसे ही जीवों में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। एग्जांपल में आपके वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटीहेल्मिन्थस, ठीक है। नाउ फाइनली दैट इज मोस्ट एडवांस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये वैसे जीव में होते हैं जिनमें कंप्लीट डाइजेशन का ऑर्गन मौजूद है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन मौजूद है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन मौजूद है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन मौजूद है, जितने भी बॉडी में सिस्टम्स हैं वो सारे सिस्टम मौजूद होते हैं इनके बॉडी में, उनके लिए सेपरेट ऑर्गन मौजूद होता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम
डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन अपना करेंगे। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम डिपेंड्स अपॉन ईच अदर टू मेंटेन द डिफरेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें एग्जांपल्स आ जाएंगे फाइलम एस्क्लेमेंथिस से लेकर कॉर्डाटा तक। जितने भी फाइलम है एस्क्लेमेंथिस से कॉर्डाटा तक, ये सारे में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, ओके। अगर आपको यह सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे आगे भी बेहतरीन सेशन लाने के लिए प्रेरित करें। इसके नेक्स्ट पार्ट हम आने वाले सेशन में आपको समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।